ओके स्टूडेंट्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देखो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। और किस चैप्टर में पढ़ा है आपको बिल्कुल याद होगा, मोशन। मोशन नाम का चैप्टर हमने पहले पढ़ा था, उसमें हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में सीखते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा हम यहाँ पे रिकॉल करेंगे क्योंकि हो सकता है आप थोड़ा सा भूल गए हो। आगे जो चीजें एक्चुअली हम देखने वाले हैं उसके लिए ये अच्छे से आना थोड़ा जरूरी है स्टूडेंट्स, राइट। देखो, सबसे पहले हम थोड़ा वेलोसिटी की बात करते हैं। देखो, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है और वो इधर की तरफ आगे जा रहा है, इधर की तरफ आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या बोलते हैं? अगर ये राइट की तरफ जा रहा है तो हम बोलते हैं यही वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये जो एरो है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन है। उसी तरह से अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो पीछे की तरफ जा रहा है इस रास्ते पे ऐसे, तो हम बोलेंगे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है? लेफ्ट की तरफ ही है। सही बात है स्टूडेंट्स। वैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है इस तरीके से, तो हम बोलेंगे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है? नीचे। मतलब ऑब्जेक्ट जिधर जा रहा होता है उधर ही उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बताई जाती है। जैसे ये सिचुएशन आप देख सकते हैं, ये जो लेडी है आप क्लियरली देख सकते हैं उसके पोस्चर से कि वो आगे की तरफ जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो अगर हम पूछ जाए कि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, तो हम बोलेंगे राइट की तरफ है। ठीक है, तो इस केस में अगर लेडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछी जाए तो हम क्या बोलेंगे? क्लियरली वो लेफ्ट की तरफ जा रही है स्टूडेंट्स, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी हम ये लेफ्ट की तरफ ही बोलेंगे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द डायरेक्शन इन विच बॉडी इज मूविंग। जिस तरफ बॉडी जा रही है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन कहलाती है। अब देखें, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो तीन तरह के मोशन हो सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा इस सब के बारे में, मैं आपको तो बताता हूं। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, जैसे अगर ये लेडी चल रही है तो इसके चलने का ये जो मोशन है वो तीन तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा हम लिख सकते हैं एक्सिलरेटेड मोशन, और तीसरा हम लिख सकते हैं रिटार्डेड मोशन, डेड मोशन। अब देखो क्या होता है ये तीनों। यूनिफॉर्म मोशन, जैसे सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, मतलब कोई आदमी है सपोज करो मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये आदमी है। सपोज करो टी इक्वल टू 0 पे वो आदमी यहां पर था। ठीक है, फिर टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे वो आदमी थोड़ा आगे चला गया। फिर टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे वो आदमी और आगे चला गया। फिर टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे वो आदमी और आगे चला गया। टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे वो आदमी और आगे चला गया। ठीक है, मतलब ये आदमी जो है वो राइट की तरफ जा रहा है, वो आप देख सकते हो इस तरह से। इधर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी हम इधर ही बोलेंगे स्टूडेंट्स, नो डाउट। वो तो अभी भी हमने सीखा, रिकॉल किया, सीखा तो बहुत पहले था आपने। लेकिन इसके मोशन में खास बात है कि देखो, पहले 1 सेकेंड में वो आगे गया, फिर ये दूसरे 1 सेकेंड में भी वो आगे गया, तीसरे 1 सेकेंड में भी आगे गया, और चौथे 1 सेकेंड में भी आगे गया। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेटेड मोशन में थोड़ी सिचुएशन अलग से दिखती है। देखो क्या से दिखती है। सपोज करो टी इक्वल टू 0 पे आदमी यहां पे था, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे आदमी यहां पहुंचा, थोड़ा आगे चला गया, इधर की तरफ उसकी वेलोसिटी है। फिर टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे वो और आगे चला गया। फिर टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे वो और आगे चला गया, और टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे वो और भी आगे चला गया। तो इस केस में और इस केस में कोई अंतर दिखाई दे रहा है आपको? दोनों ही केस में आदमी आगे जा रहा है, बट अंतर है। अंतर आप समझ रहे होंगे। देखो, इस केस में पहले 1 सेकेंड में आदमी थोड़ा आगे गया, ठीक है, दूसरे 1 सेकेंड में भी लग रहा है कि उतना ही आगे गया, तीसरे 1 सेकेंड में भी लग रहा है कि उतना ही आगे गया, चौथे 1 सेकेंड में भी उतना ही आगे गया। तो हर 1 सेकेंड में आदमी सेम अमाउंट से आगे जा रहा है, सेम अमाउंट से आगे जा रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। पहले 1 सेकेंड में वो देखो थोड़ा आगे गया, दूसरे 1 सेकेंड में वो ज्यादा आगे गया, तीसरे 1 सेकेंड में और भी आगे गया, चौथे 1 सेकेंड में और भी ज्यादा आगे गया। समझ रहे हो मेरी बात? देखो, इस तरीके का जो मोशन होता है स्टूडेंट्स उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। इस तरीके का जो मोशन होता है स्टूडेंट्स उसको हम बोलते हैं एक्सिलरेटेड मोशन। एक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है, अब रिटार्डेड मोशन कैसा होता है? जैसे देखो, सपोज करो टी इक्वल 0 पे ये आदमी यहाँ है, ठीक है, फिर टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये आदमी यहां आ जाता है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये आदमी यहां जाता है, टी इक्वल टू 3 सेकेंड में ये आदमी यहां जाता है, ऐसा कुछ। टी इक्वल टू 4 सेकेंड में आदमी यहां आता है। अब समझ गए होंगे आप यहां पे क्या हो रहा है। आदमी जा तो आगे ही रहा है, लेकिन पहले 1 सेकेंड में वो बहुत ज्यादा आगे जा रहा है, दूसरे 1 सेकेंड में वो कम आगे जा रहा है, तीसरे 1 सेकेंड में और भी कम आगे जा रहा है, फिर उसके नेक्स्ट सेकेंड में और भी कम आगे जा रहा है। तो ऐसा जो मोशन होता है दैट इज कॉल्ड रिटार्डेड मोशन। तो आपको बहुत क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, इस तरह से चल रहा है तो एक्सिलरेटेड मोशन, इस तरह से चल रहा है तो रिटार्डेड मोशन।
और यहां पर हम वेलोसिटी की बात करें तो हम बोलते हैं स्टूडेंट्स कि यहां पर जो वेलोसिटी है दैट इज कांस्टेंट। वेलोसिटी पूरा नहीं लिख रहा हूं, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। यहां पे हम बोलते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी बोलने का मतलब कि पहले 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, दूसरे 1 सेकंड में भी उतना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तीसरे में भी उतना ही, चौथे में उतना ही, एंड सो ऑन। दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन या यूनिफॉर्म मोशन। इस केस में वेलोसिटी के बारे में क्या बोल सकते हैं? इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। इस केस में बोलेंगे कि वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। पहले वेलोसिटी कम था, वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, बाद में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ज्यादा है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये एक्सीलरेटेड मोशन है या फिर इंक्रीजिंग वेलोसिटी मोशन है। उसी तरीके से इसमें आप समझ गए हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसमें बोलेंगे ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी वाला केस है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। इसमें जैसे जो ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, पहले वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था 1 सेकंड में, बाद में कम। तो स्टूडेंट्स ये तो बात हमने थोड़ी सी की वेलोसिटी की। अब इंपॉर्टेंट है कि हम थोड़ी सी एक्सीलरेशन की बात भी करें। एक्सीलरेशन, देखो हम एक्सीलरेशन को ऐसा लिख सकते हैं कि एक्सीलरेशन डील्स विथ चेंज इन वेलोसिटी, डील्स विथ चेंज इन वेलोसिटी। ये एज सच एक्सीलरेशन की डिफिनीशन नहीं है, आपसे पूछा जाए तो आप ये डिफिनीशन नहीं लिखेंगे। एक्सीलरेशन की डिफिनीशन तो हमने मोशन वाले चैप्टर में देखी थी। यहां पे तो मैं आपको बस समझाना चाहता हूं कि एक्सीलरेशन क्या है, आपको रिकॉल कराना चाहता हूं। तो एक्सीलरेशन डील्स विद चेंज इन वेलोसिटी। कहने का मतलब यहां पे ये है स्टूडेंट्स कि एक्सीलरेशन की बात तब होती है जब वेलोसिटी में चेंज होता है। एक्सीलरेशन की बात तब होती है जब वेलोसिटी में चेंज होता है। जैसे आप समझें, एक्सीलरेशन किसी मोशन में जीरो है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और एक्सीलरेशन जीरो है, इसका मतलब है एक्सीलरेशन नहीं है। और एक्सीलरेशन नहीं है मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी। और अगर एक्सीलरेशन जीरो नहीं है स्टूडेंट्स, एक्सीलरेशन जीरो नहीं है मतलब वेलोसिटी में चेंज है, वेलोसिटी में चेंज है, तो नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी, नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी। जैसे आप देखो लास्ट स्लाइड में मैं जा रहा हूं, इस केस में वेलोसिटी कैसी थी स्टूडेंट्स? कांस्टेंट, वेलोसिटी वाज कांस्टेंट। तो इसका मतलब यहां पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है मतलब वी विल से दैट एक्सीलरेशन इज जीरो, एक्सीलरेशन इज जीरो, ठीक है। इस केस में वेलोसिटी चेंज हो रही है, हम बोलेंगे एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो। इस केस में वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो। तो आप समझ रहे हो एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन जो है वो वेलोसिटी के चेंज से रिलेटेड एक टर्म है। अगर चेंज नहीं हो रहा है वेलोसिटी में तो एक्सीलरेशन इज जीरो, चेंज हो रहा है तो एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो, ठीक है। चलो थोड़ा और डिटेल में आपको मैं और थोड़ा समझाता हूं। जैसे कि ये तो हमने समझ लिया कि एक्सीलरेशन नहीं होने का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सीलरेशन होने का मतलब है मतलब उसके जीरो नहीं होना, मतलब कुछ होना, उसकी वैल्यू होने का मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब जैसे आप देखें, सपोज करो एक आदमी जो है वो चल रहा है, टी इक्वल टू 0 सेकंड पे वो यहाँ है, टी इक्वल टू 1 सेकंड पे यहाँ है, टी इक्वल टू 2 सेकंड पे यहाँ है, टी इक्वल टू 3 सेकंड पे यहाँ है, टी इक्वल टू 4 सेकंड पे यहाँ है, ठीक है। तो कैसा मोशन है स्टूडेंट्स? ये वेलोसिटी का डायरेक्शन आगे है, कैसा मोशन है? ऑब्वियसली एक्सिलरेटेड मोशन है, एक्सिलरेटेड मोशन है, ठीक है। और क्या इस केस में एक्सीलरेशन जीरो है? नहीं, ऑब्वियसली इस केस में एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले धीरे धीरे चल रहा है ऑब्जेक्ट, बाद में तेज तेज चल रहा है, तो एक्सीलरेशन जीरो नहीं। अच्छा, अब एक और मोशन आप कंसीडर करो कि टी इक्वल टू 0 सेकंड पे आदमी यहाँ है, टी इक्वल टू 1 सेकंड पे आदमी यहाँ है, टी इक्वल टू 2 सेकंड पे आदमी यहाँ है, टी इक्वल टू 3 सेकंड पे आदमी यहाँ है और टी इक्वल टू 4 सेकंड में आदमी यहाँ है। ये कैसा मोशन है? इसमें भी आदमी आगे जा रहा है, वेलोसिटी आगे है, ये कैसा मोशन है? ये भी एक्सिलरेटेड मोशन है स्टूडेंट्स, यू कैन सी, ठीक है। पहले आदमी कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, तो दिस इज एन एक्सिलरेटेड मोशन। इस केस में भी एक्सीलरेशन जो है स्टूडेंट्स वो जीरो नहीं है, ठीक है। दोनों केस में वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन अब और इंटरेस्टिंग चीज आप देखो, इस केस में वेलोसिटी धीरे धीरे चेंज हो रही है, देखो धीरे धीरे चेंज हो रही है, देखो आदमी थोड़ा आगे गया और ज्यादा आगे गया और ज्यादा आगे गया और ज्यादा आगे गया, लेकिन इसमें ये जो फिनोमेना है जल्दी जल्दी हो रहा है, कम आगे गया फिर बहुत ज्यादा आगे चला गया, फिर दूसरे नेक्स्ट 1 सेकंड में और बहुत ज्यादा आगे चला गया, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में बहुत ही ज्यादा आगे चला गया। तो इसमें जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो फास्टर इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज जो है वो फास्टर है, इसमें जो इंक्रीज है वो स्लोअर है, ठीक है। तो इस केस में क्योंकि वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन धीरे चेंज हो रही है, तो हम बोलेंगे एक्सीलरेशन कम है, इस केस में एक्सीलरेशन कम होगा। और इस केस में वेलोसिटी बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, तो हम बोलेंगे इस केस में एक्सीलरेशन इज मोर, एक्सीलरेशन जो है वो बहुत ज्यादा है।
तो आप क्लियरली समझ रहे होंगे कि हाउ एक्सेलरेशन डील्स विद चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जितना ज्यादा है मतलब चेंज इन वेलोसिटी उतना ज्यादा हो रहा है, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी उतना ज्यादा हो रहा है। ओके, तो यहां तक आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू से हम क्या समझते हैं। मतलब एक्सेलरेशन जीरो है तो उसका क्या मतलब है, और एक्सेलरेशन फिर जीरो नहीं है मान लो, तो उसकी वैल्यू अगर कम है तो क्या मतलब है, और इसका वैल्यू ज्यादा है तो क्या मतलब है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि एक केस में एक्सेलरेशन जीरो है, दूसरे केस में एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये तो आपको याद होगा एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और तीसरे केस में एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हम समझ जाएंगे कि इस केस में एक्सेलरेशन जीरो है मतलब वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है, इस केस में नो चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है, ठीक है। इन दोनों केस में जीरो नहीं है तो वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, और अगर हम इन दोनों केस को कंपेयर करें तो इसमें एक्सेलरेशन कम है तो लेस चेंज इन वेलोसिटी, लेस चेंज या स्लोअर चेंज इन वेलोसिटी, स्लोअर चेंज इन वेलोसिटी, और इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा है मतलब मोर या फास्टर चेंज इन वेलोसिटी। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं एक्सेलरेशन के बारे में। देखो जैसे मैंने यहां पे आपको वेलोसिटी के डायरेक्शन के बारे में सिखाया था कि वेलोसिटी डायरेक्शन कैसे सोचते हैं, बहुत सिंपल था। ऑब्जेक्ट अगर राइट की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी राइट की तरफ, ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ, वही सिंपल। एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होती है लेकिन थोड़ा सा वहां ध्यान रखना पड़ता है एक्सेलरेशन के बारे में। देखो जैसे इसमें तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, जीरो है तो कोई डायरेक्शन की बात ही नहीं है। देखो इस केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स की वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है। इस केस हमने देखा था वेलोसिटी कम हो रही है। इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो इधर की तरफ है, और इस केस में आप देखो हम बोलते हैं एक्सेलरेशन जो है इधर की तरफ है। तो क्या फंडा होता है, जब वेलोसिटी बढ़ रही होती है, इंक्रीज कर रही होती है, जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है, जैसा कि यहां पे हो रहा है वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है, तो हम बोलते हैं एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही है जो वेलोसिटी की है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही है जो वेलोसिटी की है। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है जैसा कि यहां पे हो रहा है, वेलोसिटी का डिक्रीज होती है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसका उल्टे डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, उसके रिवर्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। समझ रहे हो, कंक्लूजन ये है याद रखने वाला कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में होते हैं, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी इंक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है जैसा यहां पे है। लेकिन अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उल्टा होता है मतलब वेलोसिटी जो होती है डिक्रीज होती है जैसा कि यहां पे हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। देखो थोड़ा मैं अलग तरीके से लिख के आपको बताता हूं, एकदम आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो पहले केस में एक आदमी जो है वो इधर जा रहा है विद सम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है ही नहीं, ठीक है, एक्सेलरेशन है ही नहीं तो कांस्टेंट वेलोसिटी जाएगा तो इस तरह से मूव करेगा, हर एक सेकंड के बाद इक्वल डिस्टेंस आगे हुआ, हर एक सेकंड के बाद इक्वल डिस्टेंस आगे हुआ, ठीक है। अगर आदमी इधर जा रहा है तो इधर वेलोसिटी है, और मान लो अगर एक्सेलरेशन भी इधर ही है, ठीक है, वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन भी इधर ही है, तो क्या होगा, क्या होगा स्टूडेंट्स, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब इस तरह से कुछ, पहले एक सेकंड में वो कम आगे जाएगा, दूसरे में और ज्यादा, तीसरे में और ज्यादा, और चौथे में और ज्यादा, वेलोसिटी बढ़ रही है। और अगर कोई आदमी आगे जा रहा है मतलब वेलोसिटी आगे है लेकिन एक्सेलरेशन पीछे है, तो अब क्या होगा, अब वेलोसिटी डिक्रीज होगी इस तरीके से, ठीक है। ये वाला जो सीन है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है थोड़ा, इसमें एक और ध्यान की बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि मान लो कुछ नंबर्स लेते हैं, सपोज करो ये आदमी जब आगे चलना शुरू करता है तो इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, जब ये आगे चलना शुरू करता है तो इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो पीछे है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होने लगेगी। पहले 5 थी, फिर जो वेलोसिटी है, कहां लिखूं मैं, वो सपोज करो 4 हो गई, यहाँ पे वेलोसिटी 4 हो गई, ठीक है, फिर यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो 3 हो गई, फिर और आगे जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी 2 हो गई, कम हो रही है ना वेलोसिटी, और आगे जा रहा है तो वेलोसिटी कम होते होते क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे आदमी आगे जा रहा है वेलोसिटी कम हो रही है तो कम होते होते 0 हो जाती है वेलोसिटी, 0। अब क्या होता है, वेलोसिटी 0 हो गई, इसका मतलब कि अब तो आगे जा नहीं पाएगा, अब ये आदमी आगे जा नहीं पाएगा। तो अब क्या होता है कि ये जो आदमी है वो यू टर्न लेता है और वो पीछे आने लगता है, इस तरीके से। सो दिस इज समथिंग टू बी केप्ड इन माइंड कि अगर वेलोसिटी है मान लो आगे की तरफ और एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ, तो क्या होगा, पहले तो वेलोसिटी कम होगी, लेकिन कम होते होते 0 हो जाएगी, और 0 होने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स,
कि वो जो आदमी है वो फिर या जो भी ऑब्जेक्ट है वो यू टर्न लेके उल्टी डायरेक्शन में चलने लगता है, उल्टे डायरेक्शन में चलने। मतलब अगर एक्सलेशन 0 है तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट आगे जा रहा था, ठीक है। एक्सलेशन और वेलोसिटी एक ही तरफ है, सेम डायरेक्शन में है, तो भी वो स्ट्रेट ही आगे जाता है और वेलोसिटी बढ़ती जाती है। लेकिन जब वेलोसिटी और एक्सलेशन उल्टे डायरेक्शन में होते हैं तब क्या होता है, वो आगे जाता है, आता जाता है और फिर घूम जाता है, फिर घूम के पीछे आने लगता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। और जहां पर वो घूमता है ना, उस जगह पे वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। बस एक और फाइनल चीज यहां पे देखने की जरूरत है कि सपोज करो वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव मतलब +2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे वही, यहाँ पे तो 5 है, ठीक है, तो पॉजिटिव वही। अगर वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, इस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो एक्सेलरेशन को भी हम पॉजिटिव मानते हैं। इस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन को हम निगेटिव मानते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन को भी पॉजिटिव बोलेंगे। और अगर वेलोसिटी पॉजिटिव ली हमने और एक्सेलरेशन उसके उल्टे डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव बोलेंगे। जैसे देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि वेलोसिटी इज +5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन इज -2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरे केस में मैं बोलूं आपको कि वेलोसिटी इज +6 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन इज -4 मीटर पर सेकेंड, सॉरी +4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, दोनों का सेम साइन है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का सेम साइन है, मतलब सेम डायरेक्शन होगा, मतलब एक कैसा मोशन है, इसमें वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी विल इंक्रीज, एक्सेलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। इस केस में दोनों का अपोजिट साइन है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन होगा दोनों का, मतलब वेलोसिटी अगर ऐसे है तो एक्सेलरेशन जो है वो ऐसे होगा। इस केस में क्या होगा, ये रिटार्डेड मोशन है, वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। समझ रहे हो मेरी बात? चलो अब हम रेडी हैं इस चैप्टर में आगे बढ़ने को। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ गेटिंग टू द मेन थिंग, दैट इज फॉलिंग बॉडीज। देखें केस 1, 2 केस हम यहां पे देखेंगे। पहला केस जो है वो सिंपलर केस है स्टूडेंट्स। दिस इज ग्राउंड और ये एक बिल्डिंग है, आप बिल्डिंग के रूफ पे सपोज करो खड़े, स्कूल की बिल्डिंग हो सकती है, आपके घर की बिल्डिंग हो सकती है, और आपके हाथ में एक स्टूडेंट्स एक बॉल है, नॉर्मल क्रिकेट बॉल, कोई भी बॉल है, ठीक है। तो आपके हाथ में वो बॉल थी, अब आपने अपना हाथ एक्सटेंड किया, बिल्डिंग से बाहर आपने अपना हाथ एक्सटेंड किया, ठीक है, और फिर बॉल को छोड़ दिया, तो उसको बोलते हैं बॉल को रिलीज करना, या ड्रॉप करना, उसको बोलते हैं बॉल को रिलीज करना या ड्रॉप करना, ठीक है। तो अब देखो बॉल का क्या होता है, क्या ये बॉल ऊपर उड़ जाती है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। क्या ये राइट की तरफ उड़ जाती है? नहीं। लेफ्ट की तरफ? नहीं। ऑब्वियसली स्टूडेंट आपको पता है कि क्या होता है, ये तो हमेशा ही हम देखते हैं कि जो बॉल है वो नीचे गिरती है, ठीक है, फॉल होता है इसका, नीचे की तरफ गिरती है, ठीक है। अब सोचने वाली बात है कि ये नीचे ही क्यों गिरती है। अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, तो इसी क्वेश्चन से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था कि न्यूटन के सर पे जब एप्पल गिरा था तो न्यूटन यही सोचना शुरू किया कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, राइट या लेफ्ट क्यों नहीं गया, ये नीचे ही क्यों गिरता है। तो अब हम इतनी फिजिक्स पढ़ चुके हैं कि आप इस चीज का आंसर कर सकें कि ये जो एप्पल है या ये जो बॉल है या कोई भी चीज जब हम छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तो वो नीचे ही क्यों गिरती है। क्या आंसर है आप बताओ मुझे। देखो स्टूडेंट्स, हमने बात की कि ये जो अर्थ है वो इस बॉल पे क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है नीचे, अब आपने इस बॉल को छोड़ा और उस पर फोर्स नीचे लग रहा है, तो ऑब्वियसली ये किधर जाएगी, नीचे ही जाएगी ना, तो इसलिए बॉल नीचे जाती है, या इसलिए एप्पल जो था वो नीचे गिरता है स्टूडेंट। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एन ऑब्जेक्ट व्हेन रिलीज्ड falls down due to downward, ध्यान रखिए डाउनवर्ड, ड्यू टू डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। यहां पे एक और चीज ध्यान से देखने वाली है स्टूडेंट्स की ये जब बॉल गिर रहा है तो थोड़ी देर बाद मान लो यहां पर होगा, फिर थोड़ी देर बाद यहां पे होगा, ठीक है। तो देखो जब वो गिर रहा है रास्ते में है, तो उस पूरे टाइम उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है। ध्यान दें, जब यहां पर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर नीचे लग रहा है, यहां पर है तब भी अर्थ जो है उसको नीचे खींच ही रही है, जब वो यहां पर है तब भी अर्थ जो है वो उसको नीचे खींच रही है, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। आप कोई फोर्स लगा रहे हो क्या? नहीं, आपने तो छोड़ रखा है, आप तो बस देख रहे हो, तमाशा देख रहे हो कि बॉल नीचे गिर रही है, आप तो छू भी नहीं रहे हो, तो आप तो कोई फोर्स लगा ही नहीं रहे हो।
तो जब ये बॉल नीचे गिर रही है स्टूडेंट, तो इस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब इस तरीके का कोई मोशन होता है स्टूडेंट, तो इसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल देखो, अभी मैं इसको डिफिनेशन भी लिखता हूं तो आपको और समझ में आएगा। When an object moves such that only gravitational force, आप पूरा लिखेंगे gravitational force. When an object moves such that only gravitational force of earth acts on it, it is said to do free fall. It is said to do free fall. समझ में आया स्टूडेंट? तो this is a definition of free fall. अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है कि उसके रास्ते में सिर्फ उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है अर्थ का, तो हम बोलेंगे वो जो ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल मोशन कर रहा है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, अब थोड़ी से एडवांस लेवल की बात करने का टाइम है कि जब ये बॉल नीचे गिर रहा है तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है, क्या ये एक्सीलरेटेड मोशन है, क्या ये रिटार्डेड मोशन है। ये तीन तरीके के मोशन मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। तो ये कैसा मोशन है ये देखने की टाइम है। तो सबसे पहले फर्स्ट चीज जो है यहां पे आप मुझे बताएंगे वो ये है स्टूडेंट्स कि जब ये नीचे फॉल कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, बताया मुझे। बहुत सिंपल है क्वेश्चन है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है। बहुत सिंपल है, ये बॉल जो है वो नीचे जा रही है, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन भी किधर है, नीचे है। वेरी सिंपल। एज बॉल इज फॉलिंग डाउन, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है स्टूडेंट्स। ठीक है, और मुझे नेक्स्ट चीज बताएंगे कि यहां पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, या फिर एक्सेलरेशन है ही नहीं। अगर क्या, तो हमने देखा है कि एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है कई बार। तो क्या एक्सेलरेशन जीरो है, और अगर जीरो नहीं है तो क्या डायरेक्शन है उसकी। तो स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि F इक्वल्स टू ma की इक्वेशन। न्यूटन्स लॉ वाले चैप्टर में पढ़ा था F इक्वल्स टू ma की इक्वेशन। तो उसमें मैंने आपको यह भी बताया था, आपको याद हो, मैं थोड़ा रिकॉल करा दूं कि ऑब्जेक्ट पे जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का भी होता है। ऑब्जेक्ट पे जिस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा होता है उसी डायरेक्शन पे उसका एक्सेलरेशन भी होता है, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता है। तो क्लियरली इस पे फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी नीचे होगा। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एज फोर्स एक्ट्स डाउनवर्ड्स, एज फोर्स एक्ट्स डाउनवर्ड्स, एक्सेलरेशन इज इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। अब आप समझ गए कि कैसा मोशन है इसका, वेलोसिटी भी नीचे और एक्सेलरेशन भी नीचे, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो कैसा मोशन है, मैंने आपको बताया था कि तीन तरीके के मोशन हो सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, एक्सिलरेटेड मोशन एंड रिटार्डेड मोशन। कैसा मोशन है स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे, अभी भी तो मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा। ये जो है वो एक्सिलरेटेड मोशन है। एक्सिलरेटेड मोशन में मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो होते हैं वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, और स्पीड जो होती है, वेलोसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो रही होती है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है। तो क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों नीचे हैं सेम डायरेक्शन में, तो दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है, यानी जब हम बॉल को बिल्डिंग से गिराते हैं तो वो एक्सिलरेटेड मोशन करती है, मतलब जैसे वो नीचे आती है उसकी स्पीड बढ़ती है। मतलब देखो, मान लो बॉल अगर t इक्वल 0 सेकंड पे यहां पे है, ठीक है, 1 सेकंड में मान लो वो यहां आएगी, 2 सेकंड में वो और ज्यादा नीचे जाएगी, तीसरे सेकंड, थर्ड सेकंड में और नीचे ज्यादा नीचे जाएगी। ठीक, पहले 1 सेकंड में वो कम नीचे आई, दूसरे 1 सेकंड में और ज्यादा नीचे आई, तीसरे 1 सेकंड में और भी ज्यादा नीचे आई। ठीक, उसकी स्पीड बढ़ रही है, जैसे वो नीचे आ रहा है उसकी स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेटेड मोशन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर स्टूडेंट्स कि किसी बिल्डिंग से अगर बॉल को नीचे गिराया जाता है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, उसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होता है, और जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज हो रही होती है। ये आप याद रखेंगे, ये बहुत जगह पे आपसे पूछा जाएगा। अब देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम हम यहां पे करने वाले हैं स्टूडेंट्स, जो कि शायद सबसे इंपॉर्टेंट काम है यहां पे जो इस स्क्रीन पे चल रहा है, कि इसका जो एक्सेलरेशन है नीचे उसकी वैल्यू हम निकालने वाले हैं, कि वो जो एक्सेलरेशन है वो उसकी वैल्यू 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, कितनी एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है, कैसे निकालेंगे। देखो, अगर न्यूटन्स लॉ वाला चैप्टर आपको याद है, जो इसके पहले हमने पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ, जिसमें हमने ये इक्वेशन देखी थी, और वो आपको याद है, वो आपने पढ़ा है ध्यान से, तो बहुत ही आसान है। न्यूटन सेकंड लॉ ये बोलता है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं यहां से एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू F बाई m। ठीक है, अब देखो इससे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखो F जो है, F ये जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, इस फोर्स की वैल्यू कितनी है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वैल्यू होती है m इंटू जी।
अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से m से m कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू g, ठीक है। और g की वैल्यू क्या होती है 9.8, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंगली, जब ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है नीचे, तो इसका एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों नीचे है, और एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है ये भी हमारे पास आ गई, ये आपको याद होना चाहिए, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि a की वैल्यू g के बराबर होती है, और g की वैल्यू 9.8 होती है, ये तो हमें याद है ही। ये चीज भी हमें याद रखनी है स्टूडेंट्स कि किसी बॉल को अगर ड्रॉप किया जाता है बिल्डिंग से, तो वो नीचे आता है विथ एन एक्सेलरेशन इक्वल टू g और 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर एक छोटी सी बात और मैं आपको बता सकता हूं, जो कि उतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कि यहां पर ये जो g है ना, उसको उसका नाम मैंने आपको नहीं बताया था, मैंने बोला था कि बाद में हम देखेंगे, तो अब टाइम आ गया है। उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों बोलते हैं उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? क्योंकि देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर मूव कर रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मूव कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन g के बराबर होता है, इसलिए g को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हियर ग्रेविटी डिनोट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है, या सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटी का यहां पे मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। g को नाम दिया गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये डिफिनेशन में लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, या g की, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड in an object due to gravitational force of earth, acceleration produced in an object due to gravitational force of earth is acceleration due to gravity, is acceleration due to gravity। चलो, ये जो चीज है ये तो थियरी हुई स्टूडेंट्स, इस पे बेस्ड मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे इस पे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि ये 3 इक्वेशंस हमने पहले पढ़ी थी मोशन वाले चैप्टर में। मोशन वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखो बार बार यूज हो रहा है उसका। उसमें हमने 3 इक्वेशंस पढ़ी थी, एक था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, याद होगा आपको, एक था s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक था v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, था ना। ये 3 इक्वेशंस हमने पढ़ी थी। तो यहां पर जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें ये 3 इक्वेशंस यूज होती हैं। देखते हैं कैसे। स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आप क्लियर देख सकते हो कि एक कार जो है वो क्लिफ से नीचे गिर रही है। कुछ वैसी सिचुएशन है जैसे हम डिस्कस कर रहे थे बॉल के बारे में, एक बॉल बिल्डिंग से नीचे गिर रही थी, वैसे ये कार नीचे गिर रही है, ठीक है, नीचे गिर रही है और फिर कुछ देर बाद ग्राउंड को हिट करेगी जैसे बॉल हिट कर रही थी, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अ कार फॉल्स ऑफ द एज ऑफ क्लिफ विथ जीरो इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, तो ऐसा दिया हुआ है कि कार ये जो है वो नीचे गिरती है विथ इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0, ठीक है। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड्स, मतलब इसको ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है स्टूडेंट्स? 5 सेकेंड्स, ठीक है। फाइंड्स इट्स स्पीड ऑन हिटिंग द ग्राउंड। अच्छा, ग्राउंड को हिट करने पे उसकी वेलोसिटी क्या है ये हमें बतानी है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या करें? देखो, मोशन वाला चैप्टर अगर आपने थोड़ा भी ठीक से पढ़ा है, आपको थोड़ा भी याद है, तो ये सब समझना बहुत ही आसान होगा, आप खुद से भी कर लोगे। अदरवाइज स्टूडेंट थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इनफैक्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर बिल्कुल याद नहीं है तो थोड़ा सा आपको वो रिवाइज करना चाहिए। आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं उस चैप्टर का, लेकिन थोड़ा सा भी याद है तो मैं आपको समझा दूंगा यहाँ पे बहुत अच्छे से, ठीक है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि आपको याद नहीं है, बट आपको हो सकता है समझ में आ जाए, तो आप डरे नहीं। मतलब आप देखें, अगर समझ में आ गया तो अच्छा है, नहीं है समझ में आता है बिल्कुल भी, तो फिर मोशन का चैप्टर आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं, चलो क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। जो भी चीज दी हुई है, जो भी चीज निकालनी है, वो सब लिख लेना चाहिए। v हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया हुआ है 0, टाइम जो है लग रहा है दैट इज 5 सेकेंड। और कुछ दिया हुआ है क्या? देखो, ऐसा लग रहा होगा आपको कि नहीं दिया हुआ है, बट एक चीज और है जो हमें मालूम है। देखो, अभी भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि कोई चीज ऐसे गिरती है तो उसको फ्री फॉल बोलते हैं, फ्री फॉल। उस टाइम पे उसका एक्सेलरेशन नीचे होता है, ये हमने पढ़ा है। और नीचे ही नहीं होता है, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट? g होती है, और g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये चीज क्वेश्चन में नहीं दी हुई होगी कभी भी, ये हमें खुद सोचना होगा। ये हमने थियरी में पढ़ा है कि कोई चीज अगर फ्री फॉल कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, और दैट विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो, इतनी चीजें हमें पता है और ये निकालनी है। अब देखो, इन तीनों में से कोई एक इक्वेशन ही यूज होती है हमेशा। ये दिमाग लगा के आपको सोचना होता है कि कौन सी इक्वेशन में से यूज हो रही है, ठीक है। तो सोचने का तरीका है कि आप देखो, यहां पे जो जो टर्म्स हमने लिखे हैं वो किस इक्वेशन से मैच खा रहे हैं। वी यू टी ए, ये चारों टर्म जो है ना वो इस इक्वेशन में प्रेजेंट है, आप ध्यान दो। वी यू ए टी,
VUTA सब प्रेजेंट है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें S है, जबकि हम यहाँ S की कोई बात नहीं कर रहे हैं। इसमें भी S है, लेकिन यहाँ पे हम S की कोई बात नहीं कर रहे हैं। S मतलब ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। वेरी क्लियरली यहाँ पे ये वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे। आपको समझ में आया कैसे हम सोचते हैं कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जो जो चीज हमें मालूम है और जो निकालना है, फिर जो इक्वेशन उसके अकॉर्डिंग फिट बैठेगी, जिसमें वो सारे टर्म्स होंगे, वो यूज करेंगे। ये वाले टर्म हम यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस एट इक्वेशन, सॉरी v इक्वल टू यू प्लस एट। यहां से आ जाएगा स्टूडेंट्स v इक्वल टू u इज 0, a इज 9.8 एंड t इज 5 सेकेंड्स। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो यू नो व्हाट विल कम, विल गेट 49 मीटर पर सेकेंड। दैट इज आवर आंसर स्टूडेंट्स, दैट इज आवर आंसर कि जब ये कार हिट करेगी ग्राउंड को, हिट करने के टाइम उसकी स्पीड क्या होगी? 49 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया आपको बात? तो इसमें कई लोग ऐसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब ये हिट करेगी तो ये तो रुक जाएगी, जब ये हिट करेगी कार ग्राउंड को तो ये रुक जाएगी, तो इसकी स्पीड तो 0 हो जानी चाहिए। तो यहां पर हम हिट करने से जस्ट पहले की बात कर रहे होते हैं, जब ये जस्ट कार हिट करने वाली है, जस्ट हिट करने वाली, हिट की नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि यार हिट करने के बाद तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वो कुछ नहीं करते कैलकुलेशन, सीधे v0 लिख देते हैं, तो ये गलत है। आपको बोला जा रहा है फाइंड द स्पीड ऑन हिटिंग द ग्राउंड, तो इसका मतलब होता है हिट करने के जस्ट पहले, दैट इज 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा फोटोग्राफ है। एक आदमी जो है वो बॉल को रिलीज करता है, ड्रॉप करता है एक क्लिफ के टॉप से, बॉल नीचे गिरती है जैसा कि आप देख सकते हैं। क्लिफ की हाइट दी हुई है, देखो फोटो में 20 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बॉल इज रिलीज्ड, ठीक है, रिलीज्ड का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी 0, u0। अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम अ क्लिफ 20 मीटर हाई, 20 मीटर हाई क्लिफ से बॉल को रिलीज किया जाता है। टेक g इक्वल्स टू 10। अच्छा देखो, ये एक नई चीज आपको यहां पे देखने को मिलेगी, g के लिए तो 9.8 होती है, ठीक है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में ऐसा लिखा मिलेगा आपको कि टेक g इक्वल्स टू 10। तो उस टाइम पे हम g के लिए 9.8 नहीं बल्कि 10 लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कई बार क्वेश्चन में g को 10 लेने इसलिए बोला जाता है क्योंकि 10 के जब 10 लेते हैं ना g को, तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है, तो आप समझ सकते हैं 10 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, लेकिन 9.8 से कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट होती है। इसलिए कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि g के लिए 10 ले लो आप, लेकिन नहीं लिखा है तो हम 9.8 ही लेंगे। ठीक है, चलो फाइंड टाइम व्हेन द बॉल हिट्स द ग्राउंड। तो हमें टाइम पता करना है, मतलब बॉल को यहां से नीचे तक आने में कितना टाइम लगता है, ये हमें पता करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमें पता है और जो हमें निकालना है वो लिख लेंगे। टी हमें निकालना है, यू इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है 0। ठीक है स्टूडेंट्स, जब ये बॉल यहां से नीचे आई, यहां से नीचे आई, तो एस डिस्प्लेसमेंट वो कितना होगा? क्लियरली 20 मीटर। ठीक है, और कुछ पता है क्या? सोचो, पता है ना, जब ये नीचे आ रही है बॉल तो इसका एक्सेलरेशन नीचे है, फ्री फॉल कर रहा है ना ये, इसका एक्सेलरेशन नीचे है और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कितनी है? g, और वो यहां पे हम लिखेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन में बोला गया कि आप उसको 10 लो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन इन चारों को लेके बनती है। तो कौन कौन सी इक्वेशन थी जरा हम रफ में यहां लिख लेते हैं, रफ में, फेयर में नहीं लिखेंगे। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी थी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब ध्यान से देखो कौन सी इनमें से इक्वेशन है जो इन सारे टर्म्स को लेके बनती है। अब ध्यान से देखना, ये वाली देखो, इसमें तो s है ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, जबकि यहां पे डिस्प्लेसमेंट है, तो ये कैंसिल। इसमें t नहीं है, t तो हमें निकालना है, वो है ही नहीं इसमें, तो इससे निकालेंगे कैसे? इसमें देखो s u t a वो सब यहां पे है। ठीक है, तो इस तरह से इस इक्वेशन को हम यहां पे चूज करेंगे। देखो अब देख लो कैसे मैं इक्वेशन चूज कर रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इक्वेशन ही नहीं चूज कर पाते। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो अब वैल्यूज पुट करो, s की वैल्यू 20, u की वैल्यू 0, हाफ a की वैल्यू 10, टी स्क्वायर, टी हमें निकालना है। देखो यहां से जाएगा 20 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5 टी स्क्वायर, तो यहां से टी स्क्वायर हो जाएगा 20/5 दैट इज 4, यहां से t आ जाएगा रूट ऑफ 4 दैट इज 2 सेकेंड्स। दैट इज आवर आंसर स्टूडेंट्स। हमें क्या निकालना था कि इस बॉल को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, फाइंड द टाइम व्हेन बॉल हिट्स द ग्राउंड, तो वो टाइम कितना है? 2 सेकंड, 2 सेकंड नहीं, हमने बॉल को गिराया, 2 सेकंड बाद वो यहां पे होगी, ग्राउंड को हिट करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझना है कैसे हमने इसको सॉल्व किया।
चलो इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, उसको भी हम देखेंगे, उसको भी हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑन हिटिंग द ग्राउंड। अच्छा, जब ये बॉल ग्राउंड को हिट कर रही है तो उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमें पता करना। क्या करें, जो जो चीज पता है या जो हमें निकालना है वो लिख लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी हमें पता करनी है स्टूडेंट्स। बॉल यहां से यहां गिर रही है, यहां से यहां गिर रही है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, ठीक है, हम पहले ही बात कर चुके हैं। और जब वो यहां से यहां गिर रही है तो डिस्प्लेसमेंट 20 है, ठीक है। और जब ये नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है, तो एक्सीलरेशन तो हमें पता ही है, जी है, दैट इज 10 विथ प्रॉपर यूनिट्स मीटर पर सेकंड। तो ये हमने लिखी है। अब आप देखो कौन सी इक्वेशन सेट आती है। अब ध्यान देना, ये वाली इक्वेशन सेट आएगी। अब देखो v, v है यहां पे, u, u, a, a, s, s, ठीक है। ये इक्वेशन हम यहां पे यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्पेस थोड़ा सा कम है मेरे पास, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v तो निकालना ही है, u इज 0 प्लस 2a इज 10 एंड s इज 20। तो आप देखो यहां से आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 20। तो यहां से v लिखेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यही हमारा आंसर है, इतनी स्पीड के साथ बॉल ग्राउंड को हिट करे, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको समझ में आया कैसे हम क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हम देखेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा। ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स आप, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। गैलीलियो एक बहुत ही महान साइंटिस्ट था, गैलीलियो, गैलीलियो। वो इस टावर के पास ही रहता था और उसने इस टावर पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके फिजिक्स की बहुत सारी खोजें की थी। बट एनीवेज वील मूव टू आवर क्वेश्चन। क्या है, अ बॉल फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ठीक है। यहां पे शायद आप खड़े थे, आपने एक बॉल यहां से गिरा दी, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये नीचे जाएगी, ठीक है। फाइंड इट्स स्पीड, हमें इसकी स्पीड पता करनी है व्हेन इट हैज मूव्ड डाउन बाय 5 मीटर, व्हेन इट हैज मूव्ड डाउन बाय 5 मीटर। अच्छा, तो ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और जब ये 5 मीटर से नीचे आ गया है, 5 मीटर से जब ये नीचे आ गया है, तो यहां पर इसकी स्पीड क्या होगी ये हमें पता करना है। आप समझ लो, हमने यहां से इसको गिराया, ये नीचे आया, नीचे आया, 5 मीटर से जब ये नीचे आ गया तो हमें इसकी स्पीड बता पाएंगे? बिल्कुल वही काम करना है कि आपको ये लिखना है कि क्या क्या निकालना है और क्या पता है। तो v निकालना है, ठीक है। कितना नीचे आया, 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट लिख लेंगे 5 मीटर, ठीक है। और जैसा हमने बार बार बात की है, बार बार बात किया कि एक्सीलरेशन दिया हुआ नहीं होता है, बट क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे फ्री फॉल हो रहा है तो एक्सीलरेशन ऑब्वियसली g के बराबर होगा, दैट विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। और कुछ देखो, और एक और चीज हमें पता है, बॉल फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। यहां पे दिया हुआ है कि ये बॉल जो गिर जाती है, गिर जाती है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी की बात की नहीं जा रही है। तो कई बार क्वेश्चन में जब इनिशियल वेलोसिटी की बात नहीं की जाती है तो उसको हम जीरो ले लेते हैं। तो यहां पे हम ले लेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी बॉल की जीरो, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखें, कई बार इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी होती है तो उसको हम जीरो मान लेते हैं। अब देखो v कैसे निकलेगा, तो वही तीन इक्वेशन में इसको एक यूज करेंगे, रफ में हम वो तीनों इक्वेशन लिख लेते हैं। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। आपको वो इक्वेशन पिक करनी है जिसमें ये चारों टर्म आते हैं। कौन सी कौन सी कौन सी, ये है, आप ध्यान से देखो। देखो इसमें t है, इसमें भी t है, लेकिन हमने यहाँ पे t लिखा ही नहीं है, यही इक्वेशन। इसको हम यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर, u इज 0, 2a, a इज 9.8, s इज 5, ठीक है। यहां से आ जाएगा ये कितना, यू कैन सी दिस विल बी एक्चुअली 98, तो v विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये स्पीड होगी, ये हमारा आंसर है। चलो इस टावर पे एक और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि टावर बड़ा इंपॉर्टेंट है तो उसको एक और क्वेश्चन में यूज करते हैं, ठीक है। देखो क्या है, ध्यान देंगे आप, अ बॉल इज थ्रोन डाउन फ्रॉम द टावर विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या मतलब है यहाँ पे कि ये बॉल को जो है टावर से नीचे फेंका गया है। A ball is thrown from the tower with initial velocity of 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है। लास्ट वाले क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी तो हमने जीरो ले ली थी। यहाँ पे बॉल को नीचे फेंका जा रहा है। नीचे कैसे फेंका गया होगा, आपने बॉल को हाथ में पकड़ा और कस के नीचे फेंक दिया, आपने बॉल को हाथ में पकड़ा और कस के नीचे फेंक दिया। तो आपने जब फेंका नीचे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जब भी बॉल नीचे आती है
इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। कुछ बुक्स में भी लिखा होता है ऐसा, गलत है, ऐसा बिल्कुल गलत है। बॉल को अगर हम ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप या रिलीज करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। अगर हम थ्रो करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती। तो ड्रॉप और रिलीज करने का मतलब क्या होता है कि आपने हाथ बाहर निकाला और बॉल को छोड़ दिया, आपने हाथ बाहर निकाला और बॉल को छोड़ दिया, तो बॉल नीचे होता है ना, दैट इज रिलीज या ड्रॉप। थ्रो का मतलब होता है आपने हाथ बाहर निकाला और छोड़ा नहीं, नीचे दम लगा के फेंका, फोर्स लगा के, दम लगा के नीचे फेंका, दैट इज थ्रो। थ्रो उस टाइम इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती। कुछ छोटी बुक्स में गलत लिखा होता है कि हमेशा इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो इनिशियल वेलोसिटी 2 ही होगी। A ball is thrown down from the tower with initial velocity of 2. Find the final velocity of ball on hitting ground. अच्छा, फाइनली ये ग्राउंड को हिट करेगी, उस टाइम पे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमें बताना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बॉल नीचे आएगी, ग्राउंड को हिट करते टाइम उसकी फाइनल वेलोसिटी बतानी। हाइट ऑफ टावर 40 मीटर। अच्छा, देखो इस टावर की हाइट हमें दी हुई है 40 मीटर, ठीक है। जी जो है वो 10 लेना है, ये भी दिया हुआ है। क्या करें, कैसे सॉल्व करें? तो सबसे पहले तो जो निकालना है और जो दिया हुआ है वो लिख लो, v निकालना है, ठीक है। u दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर से जब ये नीचे आता है तो डिस्प्लेसमेंट 40, और जैसा हमने बात किया कि एक्सीलरेशन तो फ्री फॉल में g के बराबर होता है, वो यहां पे 10 लेना है, ठीक है। अब और देख लो, और कुछ नहीं है, टाइम वाइम की तो कुछ बात ही नहीं है। क्या करें, उन तीनों में से कोई इक्वेशन एक यूज होगी। कौन कौन सी इक्वेशन, वो हमारी कहां लिखू, जगह नहीं दिख रही है, यहां लिख लेता हूं। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इक्वल्स टू u प्लस at। अब ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वेशन हमें यहां यूज करनी है, ये वाली इक्वेशन। जब भी टाइम नहीं होता ना, जब भी टाइम नहीं लिखा हो हमने, तो यही इक्वेशन यूज होती है। तो ये अकेली ऐसी इक्वेशन है जिसमें टाइम नहीं है। देखो इसमें टाइम है, इसमें भी टाइम है, तो ये यूज होगा। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर u स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 2a इज 10, s इज 40। देखो ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस ये कितना आएगा 800, यानी 804। यहां से स्टूडेंट्स आ जाएगा v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 804 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दैट इज आवर आंसर, दैट इज आवर आंसर, कि ये जो बॉल ग्राउंड को जब हिट करेगी तो उसकी स्पीड होगी दिस मच, रूट 804 मीटर पर सेकेंड। चलो स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। कई बार जैसे एक और टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसी क्वेश्चन का मैं इसको सेकंड पार्ट बनाता हूं। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉल, ठीक है। देखो बॉल स्टार्ट हुई 2 की वेलोसिटी से और फाइनली खत्म हुआ उसका जर्नी इतने वेलोसिटी से। हमें बताना है कि उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालना हमने सीखा था मोशन वाले चैप्टर में, अगर आपको याद हो तो, और नहीं याद है तो भी क्या हुआ, मैं फिर से बता देता हूं आपको। एवरेज वेलोसिटी निकालना बहुत आसान होता है, उसका फॉर्मूला होता है u प्लस v/2, सिंपल। कभी भी आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आपके कोर्स में जितना है उसके हिसाब से, v प्लस u/2, u प्लस v/2। तो u कितना था 2, v कितना था √804 और बाई 2, ठीक। ऑब्वियसली हम इसको ऐड वैड नहीं कर पाएंगे, बट जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अच्छे नंबर्स होंगे तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। बट एनीवे फॉर द टाइम बीइंग दिस इज आवर आंसर, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं आपको समझ में आया ना, ये फॉर्मूला यूज करते हैं।